जैसे ही बॉडीगार्ड केन्या के हाथ में छोटा ग्रिफिन देखती है, वह डर जाती है और पूछती है कि क्या यह सच में एक ग्रिफिन है। एरिल कहता है कि वे सही समय पर पहुंचे हैं और उनसे कुछ करने के लिए कहता है ताकि केन्या इस ग्रिफिन को पालने का विचार छोड़ दे। लेकिन बॉडीगार्ड कहती है कि दुर्भाग्य से वे ऐसा नहीं कर सकते। केन्या अपने ग्रिफिन को पकड़कर मुस्कुराती है। घटना के एक हफ्ते बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया था सिवाय एक चीज के। वह ग्रिफिन एरिल के बेड पर कूद जाता है जिससे वह डर कर जाग जाता है। अब प्रिंसेस केन्या ने सच में ग्रिफिन को बचा लिया था और वह उसे पाल रही थी। अब उसका नाम फ्लाई था। एरिल फ्लाई को उठाता है और कहता है कि वह उसके साथ रहते हुए चैन से सो नहीं सकता। लेकिन फ्लाई उदास चेहरा बना लेता है। एरिल उसे अपनी गोद में रखता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि वह उससे लड़ाई नहीं करेगा क्योंकि वह बहुत प्यारा और अच्छा बच्चा है। फिर हम उस दिन पहुंच जाते हैं। एरिल लीड लेता है और टीम से कहता है कि वे प्रिंसेस केन्या को सेफ जगह ले जाएं ताकि वह थोड़ा आराम कर सके जब तक कि वह ये एरिया क्लीन कर सके ताकि ग्रिफिन की बॉडी दूसरी बीस्ट्स को आकर्षित न करे। गार्ड इस बात से सहमत हो जाता है और जैसे ही सब वहां से हटकर रात का कैंप लगाने लगते हैं, एरिल अपनी तलवार निकालता है और ग्रिफिन के सीने को चीरकर उसका मैजिक कोर निकालता है। इससे एरिल उस ग्रिफिन के चूजे को टेम कर सकता था जिसे प्रिंसेस केन्या पालना चाहती थी। अब तक सब कुछ सही जा रहा था। तभी एरिल को एहसास होता है कि कोई आ रहा है। वह देखता है कि केन्या भागती हुई आ रही है और चिल्लाकर फ्लाई को बुला रही है कि वह आ गई है। जैसे ही फ्लाई प्रिंसेस केन्या को देखता है, वह उसकी तरफ उड़कर जाने लगता है। जब फ्लाई केन्या के साथ खेलने लगता है, तभी एक गार्ड एरिल के पास आता है और बताने लगता है कि पूरे किंगडम में हर जगह इस मामले की जांच हो रही है। एक ऑर्डर डार्क चर्च के खिलाफ जारी किया गया है, वही ग्रुप जिसने प्रिंसेस केन्या पर अटैक किया था। वह यह भी बताता है कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन देने वालों के लिए इनाम भी रखा है और जल्द ही कुछ नया सामने आ सकता है। एरिल इस बात से थोड़ा इरिटेटेड होकर गार्ड से कहता है कि डार्क चर्च ही अकेली नहीं है जो किंगडम के खिलाफ है। एरिल थोड़ी देर के लिए रुकता है और सोचता है कि क्या वह जरूरत से ज्यादा मटेरियल वेल्थ को लेकर ऑब्सेस्ड था। गार्ड, जो कुछ समझ नहीं पाता, वो पूछता है कि क्या उसने कुछ कहा। एरिल कहता है कि ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है और गार्ड से कहता है कि वो जा सकता है। उधर केन्या अब भी फ्लाई के साथ खेल रही थी। आखिरकार उसने उसे पकड़ लिया। वह उसे प्यार से देखती है और कहती है कि जब वो बड़ा होगा तो उसे एक अच्छा लड़का बनना होगा। एरिल दूर से यह सब ऑब्जर्व करता है और सोचता है कि उन्होंने प्रिंसेस केन्या को टारगेट के रूप में चुना। मगर उसका तो किंगडम की सेंट्रल पावर में तो कुछ खास इन्फ्लुएंस भी नहीं है, लेकिन कम से कम वो एक प्रिंसेस तो है ही और हो सकता है कि यही वो रीजन हो। एरिल सोचता है कि अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। उसे वही करना पड़ेगा जो वह नहीं चाहता था। उसे अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके प्रिंसेस केन्या को प्रोटेक्ट करना होगा क्योंकि वह इस फैमिली के बाकी लोगों से अलग है। वह उसी की तरह है। एरिल खुद से सवाल करता है कि क्या उसे फिर से एक मैजिक सोर्ड्समैन बनना पड़ेगा। काफी सोचने के बाद वह डिसाइड करता है कि उसका नया गोल होगा उसका अपने 20s तक एक ऑरा स्पेशलिस्ट बनना। एरिल केन्या के पास जाता है और पूछता है कि क्या वह कुछ मजेदार करना चाहती है। केन्या मुस्कुराती है और पूछती है कि वो क्या होगा। फिर दो सोर्ड्स आपस में टकराती हैं। एरिल पूरी तरह फोकस होकर केन्या के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। दोनों ट्रेनिंग जारी रखते हैं। केन्या एरिल की स्किल्स से इंप्रेस हो जाती है क्योंकि उसने कभी सीरियसली ट्रेन नहीं किया था, फिर भी वह इतना अच्छा था। वह पूछती है कि ये मूव्स क्या थे जो उसने यूज किए। एरिल मुस्कुराता है और कहता है कि उसने ऑरा का इस्तेमाल किया। एरिल सोचता है कि उसका प्लान काम कर गया और प्रिंसेस केन्या ने बेट ले ली। केन्या दौड़ती हुई आती है और कहती है कि वह भी ये सीखना चाहती है। वह पूछती है कि एरिल को इसके बारे में कैसे पता चला, क्या उसने इसके बारे में कहीं पढ़ा था। एरिल जवाब देता है कि हाँ, उसने थोड़ा बहुत पढ़ा था। वह अपने सिर पर उंगली रखकर कहता है कि ऑरा यूज करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दिमाग। केन्या रोने लगती है और पूछती है कि क्या ऑरा यूज करने के लिए उसे एरिल जितना स्मार्ट होना पड़ेगा। ये सुनकर एरिल थोड़ा डिसअपॉइंट होता है, लेकिन वह उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस उसे ध्यान से देखना होगा कि वह क्या कर रहा है। केन्या कहती है कि उनके बीच का फर्क यह है कि एरिल एक जीनियस है, इसलिए वह चीजें आसानी से कर सकता है। एरिल कहता है कि यह उतना मुश्किल नहीं है जितना दिखता है, बस उसे अपने ब्रेन से ऑरा को कंट्रोल करना सीखना होगा। एरिल फिर से कहता है कि उसे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो उस पर पूरा ध्यान देगा और हर वह चीज सिखाएगा जो उसे सीखनी चाहिए। केन्या ये सुनकर बहुत खुश और एक्साइटेड हो जाती है और पूछती है कि क्या वो सच में सीरियस है और क्या वह सच में ऑरा सीख पाएगी। एरिल मुस्कुराता है और कहता है कि अगर वह एक अच्छी लड़की बनी और उसने उसकी सिखाई हुई बातों को सही से फॉलो किया तो वह बहुत जल्दी ऑरा यूज करना सीख जाएगी। एरिल सोचता है कि इसके अलावा एक छोटा सा सीक्रेट भी है जिससे केन्या और जल्दी सीख जाएगी। एरिल को पहले से पता था कि यह वक्त जरूर आएगा, इसीलिए उसने हमेशा बिना किसी के जाने उसके दिमाग में मोना को पहुंचाया। दूसरी तरफ प्रिंसेस की बॉडीगार्ड दरवाजे के पास खड़ी थी और सुन रही थी कि एरिल केन्या से क्या कह रहा था। जब एरिल ने केन्या से कहा कि वह उसे फॉलो करे और कंसंट्रेट करे, तो बॉडीगार्ड को क्यूरियोसिटी होने लगी कि अंदर क्या चल रहा है। समय के साथ केन्या अक्सर एरिल के घर जाने लगी, फ्लाई को देखने और ट्रेनिंग करने के लिए, चाहे वो फेंसिंग हो या ऑरा।
इसका नतीजा यह हुआ कि प्रिंसेस केन्या ने बेहद अनबिलीवेबल स्पीड से ऑरा का इस्तेमाल करना सीख लिया, यहाँ तक कि केन्या खुद भी अपने रिजल्ट्स पर यकीन नहीं कर पा रही थी।